हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जो हमारी क्लास 6 की पॉलिटी साइंस चल रही है। क्लास 6 की पॉलिटी का आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे। उससे पहले हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपकी इस क्लास का लास्ट चैप्टर है। मतलब उसके बाद आपकी क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगी। देन वी विल स्टार्ट क्लास 7। होली के बाद आपकी क्लास 7 की क्लास चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पॉलिटी अभी हम कर रहे हैं। जब हमारी 6, 7, 8 तीनों की पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम हिस्ट्री करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जो बुक्स हैं, वो आपको पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है। और सिलेबस में भी उन्होंने लास्ट में नोट करके लिखा भी हुआ है कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो एनसीईआरटी के सिलेबस को आप फॉलो करें। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर आप सीरियस हैं सीटेट के लिए तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा मौका है। आप अपने इस एग्ज़ाम को इस बार क्लियर कर सकते हैं, जो कि आपका जुलाई में होने वाला है। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था गांव के क्षेत्र में आजीविका किस किस तरीके से होती है, कि लोग कैसे मजदूरी करते हैं, कोई किसी के खेत में काम करता है, किसी की अपनी एक दुकान है। तो मतलब इस तरीके से लोगों की आजीविका, लोगों का रहन सहन किस तरीके का है, ये हमने पढ़ा था। आज ये जो हम चैप्टर है इसमें हम करने वाले हैं कि जो आपका शहरी जीवन है उसमें क्या क्या होता है, किस किस तरीके की चीज़ें होती है। जैसे एक तरीके से आप बाजार ही देख सकते हैं, या बस स्टैंड है, यहाँ ये ठेले पे सब्जी बेच रहे हैं, यहाँ ये कुछ पकौड़ी या कुछ ऐसा सामान तल रहा है बेचने के लिए, ये एक ढाबा है, यहाँ पर ये साइकिल चला रहा है, कोई रिक्शे वाला है। तो आज इन सब के बारे में आप समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये स्कूल भी है साइड में। अब जैसे अगर हम देखते हैं आगे, भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27,000 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। चलिए एक शहर में जाकर देखिए कि वहाँ लोग क्या क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हुए हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। ये सारा कुछ आप इस चैप्टर में समझेंगे। जैसे कि ये यहाँ पर नाई है, कोई ऑटो चला रहा है, साइकिल चला रहा है, दूध बेच रहा है, ठीक है, न्यूज़पेपर्स बेच रहा है बस के आगे पीछे चल के। तो पहले हम समझते हैं कि सड़कों पर काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए लेकर गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गए थे। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाला अपनी रेडी पर टमाटर, गाजर, खीरे को सजाने में व्यस्त थी, ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उनसे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था, हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें भी जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क के थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डब्बे, बालों की पिन व चिमटी लेकर जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए थे जहां रिक्शे वाला एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक बाजार जाने के लिए तय किया और बाजार वहां से 2 किलोमीटर दूरी पर था। अब इस पूरे सिनेरियो में आपने समझ लिया होगा कि शहर में कौन कौन से लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई नाई है, किसी की छोटी सी दुकान है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब जैसे कि ये है बच्चू माझी, एक रिक्शे वाला है। ये आपने अक्सर गर्मियों में ऐसे रिक्शे वालों को सोते हुए भी देखा होगा। ज़्यादातर ये ऐसे ही सोते हैं। मैं बिहार के एक गाँव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गाँव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गाँव में मिस्त्री का काम लगातार नहीं मिलता है। जो कमाई तय होती है वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती। तो जब मैं शहर पहुँचा तो मैंने ये पुराना रिक्शा खरीद लिया और इसका पैसे किस्तों में चुकाया। ये काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुँच जाता हूँ। ग्राहक जाना भी चाहे उन्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। फिर रात को 8 बजे 9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की कॉलोनी में आसपास के करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपये देता है।
जब तबीयत ख़राब हो जाती है तब मैं ये काम नहीं कर पाता, उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के मकान में रहता हूँ, वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200 से 300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100 से 150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ, मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। तो मतलब ये अगर आपको देखा जाए तो ये आप क्या समझ रहे हैं, जैसे कि अपने गाँव की आजीविका को समझा, अब आप शहर के लोगों की आजीविका के बारे में समझ रहे हैं। इनसे आप क्या सीख रहे हैं कि हर लेवल का एक आदमी है और अपनी चीज़ों के लिए वो कितनी मेहनत कर रहा है। चाहे वो रिक्शा चला रहा है तो भी मेहनत कर रहा है, अगर वो मजदूरी कर रहा है तो भी मेहनत कर रहा है, किसी की दुकान है तो भी वो इंतज़ार कर रहा है कि सुबह शाम तक कोई ग्राहक आएगा, मेरा सामान बिकेगा, तब मुझे पैसे मिलेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप यही आपको इन चैप्टर्स के थ्रू समझाया जा रहा है कि जो गाँव के जीवन के लोगों की ज़िंदगी है, शहर के लोगों की ज़िंदगी है, आसान किसी की भी नहीं है। मेहनत हर कोई इंसान कर रहा है। तो यही दोनों चैप्टर्स को मिला के अगर आप समझेंगे कि गाँव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और फिर आप अपने आप को देखकर ये समझेंगे कि अगर आज हम इस स्थिति में बैठे हैं तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। क्योंकि जब ये हमें तब रियलाइज़ होता है जब हम अपने से नीचे के लोगों को देखते हैं, तब ये हमें चीज़ रियलाइज़ होती है कि आज तो हमारे पास बहुत कुछ है, लोगों के पास तो इतना भी नसीब नहीं होता है। ये चैप्टर्स यही चीज़ आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो बच्चों मांझी की तरह शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हुए चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनका कोई दूसरा कोई रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजनाएं बनाते हैं, कितना माल खरीदें, कहाँ से खरीदें, अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती है, कभी कभी तो वो टूटे फूटे गत्ते के डब्बे या बक्सों में कागज फैलाकर दुकान बना लेते हैं। खंबे पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर काम चला लेते हैं। उनको पुलिस कभी कभी अपनी दुकान हटाने को कह देती है, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर या उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई पानी पूरी वाला है या कोई टिक्की समोसे बेच रहा है या कोई दाल पूरी सब्जी लगा रहा है, तो वो सब वहीं थोड़ी ना बनाता है, वो अपने घर से बना के घर के परिवार वाले उसकी बीवी वगैरह सब लोग बनू के उसको तैयार करके देते हैं, तब वो बाहर ले जाके ठेला लगाता है, फिर वो उसको बेचता है वहाँ पर। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना नाश्ता बेचते हैं ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि एक मजदूर के कोई इस तरीके से ये लोग रहते हैं। अगर हम आगे देखते हैं कि हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय किए जाएंगे। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति होगी और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और है बाजार की, अगर हम बात करते हैं उसमें ये एक और स्टोरी आप यहाँ पर समझेंगे। जब हम बाजार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू ही हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले ही समय ले रखा था, तो हम वहाँ पहुँच गए जिससे कि हमारी बारी ना चली जाए। हमें थोड़ी देर तक एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया, दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा था कि अब तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। अब डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों का एक शोरूम पर गए क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाई कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिला दुकान थी ये, और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े मिलते थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहां लड़कियों के लिए कपड़े मिलते थे। अब बड़ी दुकान की अगर यहाँ पर बात करी जाती है, उसमें ये 2 तरीके की है, हरप्रीत और वंदना। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं, मेरी माँ उनकी मदद करती थी। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया।
अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। और वंदना जो है, हमने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला है। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इन बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। ठीक है। अब जो इसमें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि साप्ताहिक बाजार क्या हो गया, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये यहाँ से पूछे जाते हैं कि किस तरीके से। आपने पढ़ा कि सिंपल सी चीज़ है, आजीविका है, अलग अलग सबकी है, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे कि गुड़गांव, नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इन शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न, रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो ये शोरूम किराए पर है। इसे हम जल्दी खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। तो हर कोई आज की डेट में मेहनत कर रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल पे कर रहा हो। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाजार में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रख लेते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस भी होता है। ऐसे कोई भी नहीं कर सकता, आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर, अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर आदि की सुविधाएं देती हैं। उसके बाद आता है फैक्ट्री में। अब ये आप क्या करें, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। जैसे कि पहले आपने ये जो रोड पे जो चीज़ें थी उन वाली दुकानों के बारे में पढ़ा, फिर आप बाजार में पहुंच गए, बाजार में डॉक्टर के यहाँ, फिर वो दुकान थी 3 मंजिल, वहाँ पर आप कपड़े लेने गए। अब यहाँ पर आप आ जाते हैं फैक्ट्री में। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम कराना चाहती थी, जो मुझे खास मौके पर पहनना था। तो मेरी मैम ने कहा कि निर्मला को जानती है, जो एक कपड़े की सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। अब निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे कोने में खड़ा कर दिया ताकि भीड़ से हमारा भुर्ता ना बने। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग हर रोज़ कैसे सफ़र करते हैं। जैसे कि बस फैक्ट्री के पास पहुंचकर उतरने लगी, हम भी एक मोड़ पर उतर गए, और मोड़ पर बसे बड़े सारे लोग समूह में बाडों पर बैठे हुए, कुछ टिक्कर खेल खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटर पर सवार उनसे बातें कर रहे थे, रेट को लेकर मोलभाव कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं, ट्रकों से सामान उतारते हैं, कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइपलाइन खुदाई का काम करते हैं। तो उनसे मोल भाव करते हैं कि भाई तू एक दिन का हमें ये खुदाई का काम करवाना है, कितने रुपए लेगा, कि 100 रुपये लूँगा, कि नहीं तू 80 ले ले, कि नहीं मैं तो 100 ही लूँगा। तो इस तरीके से जो मोल भाव होता है, इस तरीके से वो दहाड़ी पर मिल जाते हैं। दहाड़ी मतलब एक दिन की मजदूरी। अब इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे हज़ारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों ने कभी ना खत्म होने वाली पंक्ति थी जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था, और हर कमरे में बहुत सारी मशीनें थी। जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे एक तरफ तय कर कर लगाए जा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसी जगह पर ही पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। ठीक है, ये यहाँ पर निर्मला इस तरीके से फैक्ट्री में काम होता है। अब कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वह अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला का काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे शुरू काम करती है, 7 और रात को 10 बजे तक करती है। कई बार उसे और भी देर हो जाती है। हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उसे इतवार में भी काम पर जाना पड़ता है, और उसे रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं। और अगर वो देर तक काम करती है तो उसे 100 रुपये और मिल जाते हैं। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं, सबको निकाल देते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए इनके पास कोई काम नहीं होता।
ठीक है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं, मतलब उनको काम पर तो तभी आना है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की बाकी और लोगों की भी नौकरियां जो कि है स्थायी नहीं होती है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करे उसके बचाव के लिए कुछ नहीं होता है। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। मतलब एक तो किसी तरीके की सुरक्षा नहीं है, आप अपनी कोई समस्या बताएंगे तो भी आपको निकाल देंगे, और आपसे ये उम्मीद भी रखी जा रही है कि आप लेट नाइट काम भी करें, मतलब कपड़े सिलते ही रहें। अब उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। मतलब काम वो 8 घंटे ही जितने करोगे, चाहे 12 घंटे कर लो, पैसे आपको उतने ही मिलने हैं। ठीक है, ये हो गए फैक्ट्री की बात। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये होता है दफ्तर। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्हें शाम 5:30 से अपने दफ्तर पहुंचने को कहा गया। हमने सोचा देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिससे हम बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरह। मौसी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती हैं। बिस्किट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। ठीक है। अब काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया। ये उनका काम करने का तरीका है। वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं, उनकी प्रकृति की रिपोर्ट लेती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनके पूरे पूरे शहर की बिक्री की योजना बनानी पड़ती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्किट कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं। वे ये उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण को निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं, जैसे कि बुढ़ापे के लिए बचत हो गई। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है और जब वो रिटायरमेंट होंगी तो ये सारा पैसा उनको मिल जाएगा। अब उनको छुट्टियां भी मिलती उनको छुट्टियां भी मिलती है, जैसे कि इतवार हो गया, कोई राष्ट्रीय त्यौहार होता है तो उसकी भी छुट्टी मिलती है। वार्षिक छुट्टी के रूप में भी उन्हें कुछ दिन मिलते हैं। अब परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं भी उन्हें मिलती हैं। कंपनी की एक सीमा के अंतर्गत कर्मचारी उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमार के दौरान भी छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों, सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां पर उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम काम हो तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिर पूरा दिन उनका खत्म हो जाता है। मौसी की कार में थकी हुई बैठ गई। आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा इतना अच्छा दिन था, शहर में इतने सारे लोग इस तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलने भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधे रखता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। ठीक है, आपने ये समझ लिया। बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो शहरी जीवन है उसमें लोग किस किस तरीके का काम करते हैं और गांव के लोग किस किस तरीके का काम करते हैं। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल रोड के फुटपाथ वाले काम को लेकर एक फैक्ट्री में काम करने वाले तक का जो जर्नी है कि उसके दौरान किस किस लेवल के लोग हैं आप यहाँ पर समझ सकते हैं। कोई मोची भी है और कोई किसी फैक्ट्री में काम भी करता है, कोई दुकान भी लगाता है, कोई रेडी भी लगाता है, कोई फल भी बेचता है, कोई फूल भी बेचता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन आंसर्स इसके साथ के साथ करते चलिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। और इन चैप्टर्स को इजीली मत लीजिएगा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन लगते हैं लेकिन इतने ट्रिकी वे में पूछे जाते हैं कि वे आपसे रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शेयर भी करिएगा। जो लोग एसएसटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट जुलाई का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, एसएसटी की प्रिपरेशन मैं यहाँ पर कराती हूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।